हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नसोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ असेसमेंट, यानी कि मेंटल हेल्थ को हम कैसे जांचते हैं। ठीक है, ये लेक्चर 6th है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, जो कि जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए ये सीरीज चल रही है। ठीक है, तो बेसिक हम मेंटल हेल्थ को असेस कर सकते हैं कुछ मेथड और कुछ टेक्निक से। मेनली 4 टेक्निक होती हैं। पहला तो हिस्ट्री कलेक्शन, साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन के थ्रू। दूसरा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MMSE। नेक्स्ट है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड लास्ट है हमारा इंटरव्यू टेक्निक। ये 4 मेथड्स होते हैं किसी भी इंसान का मेंटल हेल्थ को असेस करने के लिए, यानी कि जांचने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए। हम साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर कोई भी डिजीज आएगी तो उसके अंदर आप डायग्नोसिस में बस यही 4 चीजें लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि और कुछ होता ही नहीं है डायग्नोसिस में। सबसे पहले साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग। साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग इज द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस फ्रॉम अ पेशेंट एंड रिलेटिव्स टू अंडरस्टैंड द नेचर, ऑनसेट एंड कोर्स ऑफ मेंटल इलनेस। यानी कि साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग क्या होती है? एक सिस्टमैटिक तरीका होता है जिसके थ्रू हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशंस को पेशेंट और उसके रिलेटिव से, पता करने के लिए कि डिजीज का क्या नेचर है, वो कब शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, क्या उसका कोर्स चल रहा है, कैसे चल रही है डिजीज। इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्लानिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्ट। यानी कि इससे क्या होता है, डायग्नोसिस किया जाता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, प्लानिंग करने में हेल्प करता है और एक रिस्पेक्ट बनाने में, एक रिलेशन बनाने में हेल्प करता है पेशेंट के साथ में, कि हमें उसके साथ क्या हुआ है अगर पता होगा तो उसकी केयर हम और ज्यादा अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट होता है एक प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग का। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन डेटा कलेक्ट करते हैं, ये आपको पता होगा। जनरली भी हम आइडेंटिफिकेशन डेटा कलेक्ट करते हैं जब भी हम वार्ड के अंदर, जब हम डायरी, अपनी जो क्लिनिकल डायरीज होती हैं उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं पेशेंट की, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा ही लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर नेम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, एड्रेस और इन्फॉर्मेंट, या फिर वहाँ पे हम लिखते हैं अटेंडेंट कौन है। ठीक है, यानी कि कौन पेशेंट को लेके आया है, और रियलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट, यानी कि वो कितना रिलायबल है। अगर उसका फैमिली मेंबर है तो 100% रिलायबल है, नेबर है, फ्रेंड है तो पार्शियली रिलायबल होगा, और अगर कोई एक अननोन पर्सन है तो वो अनरिलायबल होगा। ठीक है, तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट फिर चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स यानी कि जो भी अभी के टाइम पे पेशेंट जिस भी कंडीशन की वजह से हॉस्पिटल के अंदर आया है या फिर ओपीडी के अंदर आया है, तो उसको वहाँ पे लिखा जाता है। ये कोशिश किया जाना चाहिए कि ये पेशेंट के वर्ड्स में लिखा जाए, यानी कि जैसे वो समझा रहा है अपनी डिजीज कंडीशन को, या फिर उसका कोई रिलेटिव है वो बता रहा है, तो उसको उसी के वर्डिंग में, उसी की ड्यूरेशन में सब कुछ उसी तरह से लिख देना चाहिए। जैसे कि मान लो वो बता रहा है कि ये, मान लो उसका रिलेटिव है, वो बता रहा है कि ये खुद से बातें कर रहा है पिछले 2 महीने से, तो ऐसे लिखेंगे टॉकिंग टू सेल्फ फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, या फ्रॉम 2 मंथ्स। और या फिर वो मान लो अपने नेबर्स पे शक कर रहा है कि मुझे कोई मार देगा, या उसे लग रहा है ऐसे जो उसका नेबर है उससे उसको खतरा है, तो ऐसे लिखेंगे सस्पिशियसनेस टुवर्ड्स नेबर फ्रॉम 1 मंथ। या फिर कोई ये पेशेंट बता रहा है कि उसे नींद नहीं आ रही है पिछले 3 हफ्ते से, तो ऐसे लिखेंगे पुअर स्लीप फ्रॉम 3 वीक्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, यानी कि जो अभी प्रॉब्लम हो रही है उसका एक पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कितने दिन से हो रहा है, ये सब चीजें लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा मोड ऑफ ऑनसेट, यानी कि अचानक से हुआ या धीरे 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 करके बढ़ा, मतलब पहले से प्रॉब्लम हो रही थी, अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, कम सो रहा था इंसान, फिर धीरे 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 करके एकदम ही नींद आना बंद हो गई, या फिर अचानक से एक दिन से ऐसा स्टार्ट हुआ कि उसे नींद नहीं आ रही है, तो वो सडन हुआ या फिर ग्रेजुअल, जब धीरे धीरे करके होता है। ड्यूरेशन यानी कि कब से सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, कोर्स यानी कि कंटिन्यूअस है, लगातार नींद नहीं आ रही है, या बीच में हफ्ते में 1-2 दिन एपिसोडिक है कि हफ्ते में 1-2 दिन नहीं आती है, या फ्लक्चुएटिंग है, कोई उसका आइडेंटिकल पैटर्न नहीं है, यानी कि कभी आ जाती है, कभी नहीं आती, कभी ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसे करके।
प्रोग्रेस यानी कि इम्प्रूविंग, वर्सनिंग और स्टेबल यानी कि लगातार कांस्टेंट है, स्टेबल है कि लगातार नहीं आ रहा है, कोई नींद नहीं आ रही किसी को, या फिर इम्प्रूव कर रहा है, कभी कभी आ जाती है या एक आध घंटे सो लेता है, ठीक है, या फिर वर्स हो रही है कि और ज्यादा बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, पहले थोड़ी बहुत एक आध घंटे आ रही थी अब वो भी नहीं आ रही है, ऐसे करके ये लिखा जाता है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर यानी कि किस कारण से ये प्रॉब्लम होना शुरू हुई, कोई स्ट्रेस था लंबे समय से, कोई चीज का लॉस हुआ, पैसे का लॉस हुआ, किसी लव्ड वंस का लॉस हुआ, या फिर और कोई भी बिलोंगिंग्स का लॉस हुआ है उसकी वजह से, कोई ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है उसकी वजह से हुआ है। एसोसिएटेड सिम्टम्स यानी कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, हो सकता है हेलुसिनेशन हो, डिल्यूजन हो, स्लीप और एपिटाइट चेंज हो। हेलुसिनेशन और डिल्यूजन होप कि आपको नहीं पता होगा, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं, एक दो लेक्चर के बाद ये आएगा, ठीक है। इंसाइट एंड जजमेंट, वेदर पेशेंट अंडरस्टैंड्स देयर कंडीशन यानी कि मतलब इंसाइट का मतलब होता है कि पेशेंट खुद से अवेयर है कि नहीं, कि उसे मान लो ऐसा लगता है, महसूस होता है कि नहीं कि उसे ज़रूरत है इलाज की, या उसे कोई प्रॉब्लम है, या उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको लगता है कि नहीं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे इंसाइट एब्सेंट होता है। इंसाइट का मतलब जजमेंट, खुद की कंडीशन को मतलब जज करना, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दिया हुआ है यहाँ पे कि इलनेस स्टार्टेड ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके 3 महीने पहले से, किस कारण से आई थी, फाइनेंशियल लॉस की वजह से आई थी, किसी के पैसे कहीं खो गए थे या कहीं लॉस हो गया उसकी वजह से धीरे धीरे करके 3 महीने पहले ये प्रॉब्लम शुरू हुई। द पेशेंट बिकम्स इरिटेबल एंड सस्पिशियस, स्टार्टेड हियरिंग वॉइसेस कमिटिंग ऑन हिम यानी कि धीरे धीरे उसे दूसरों की आवाजें सुनाई देना लगी, मतलब हेलुसिनेशन होता है कि आवाजें सुनाई देना, खुद से बातें करना। ही निग्लेक्टेड वर्क, अब वो काम पे नहीं जा रहा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। बिकम सोशली विड्रॉन यानी कि खुद को उसने समाज से, सोसाइटी से, लोगों से दूर कर लिया है। नो हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी और सब्सटेंस यूज, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं कि उसके सर पे कोई चोट लगी हो या फिर वो सब्सटेंस अब्यूज करता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद प्रेजेंट हो गया, अब पास्ट ही साइकेट्रिक हिस्ट्री की, क्या पहले कभी इसको ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि नहीं हुई थी, ये भी तो जानना जरूरी ना, कि अगर पहले कोई प्रॉब्लम हुई थी तब कौन सी दवाइयाँ लिया था, तब कैसे ठीक हुआ था, तो वो सब चीजें भी जाननी होती हैं। तो ऐसे पूछा जाएगा एनी प्रीवियस सिमिलर एपिसोड, क्या ऐसा पहले भी ऐसे एपिसोड्स आते थे आपको, पहले आप कभी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए थे, साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर, कोई मेडिकेशन आपने ली थी पहले, या फिर कभी सुसाइड का अटेम्प्ट या सेल्फ हार्म का अटेम्प्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि एग्जांपल मान लो, वन सिमिलर एपिसोड्स 5 ईयर अगो यानी कि 5 साल पहले ऐसे ही सिमिलर एपिसोड्स आए थे। ट्रीटेड विथ एंटीसाइकोटिक्स यानी कि उसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया एंटीसाइकोटिक का, और फिर 2 महीने के बाद वो ठीक हो गया, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। पास्ट हिस्ट्री अगर है तो, नहीं है तो नॉट एनी या नो एनी पास्ट हिस्ट्री ऐसे करके लिख सकते हो आप, पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री, ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट फिर पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री भी लिखना जरूरी है, कि क्या उसे कोई पहले से क्रॉनिक फिजिकल इलनेस चल रही है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी, कुछ मेडिकल कंडीशन है पहले से, कभी सिर पे चोट लगी है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, या फिर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछना है पेशेंट से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, मान लो कि किसी पेशेंट की हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की फ्रॉम 3 ईयर्स ऑन रेगुलर मेडिकेशन यानी कि वो पिछले 3 साल से हाइपरटेंशन की मेडिकेशन ले रहा है रेगुलरली। नेक्स्ट फिर अब फैमिली हिस्ट्री, अब इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसको ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भी साइकेट्रिक इलनेस होती है वो हेरिडेटरी फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि फैमिली में पहले किसी को था, मान लो दादा को था अब पोते को हो गया, या फिर फादर को था अब बच्चे को हो गया, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हेरिडेटरी फैक्टर भी होता है। इंक्लूड इसके अंदर क्या करेंगे, हम फैमिली मेंबर्स का पूरा डिटेल लेंगे कि कभी मेंटल इलनेस हुई, कोई सुसाइड किया, या फिर कोई सब्सटेंस अब्यूज करता है। उसके अंदर फैमिली ट्री बनाएंगे, फैमिली ट्री को ही जीनोग्राम भी बोलते हैं, ये अभी हम बनाएंगे कि
हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेके एक बनाएंगे, अप टू 3 जनरेशंस का बनाया जाता है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स, यानी कि कैसा रिलेशन है आपस में, साथ में रहते हैं, अलग रहते हैं, ये सब चीजें पता करेंगे पेशेंट के फैमिली के बारे में। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल है कि फादर एल्कोहलिक थे और पैटर्नल अंकल जो है वो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित थे पहले, ठीक है। तो ये अभी भी हो सकते हैं कि फादर एल्कोहलिक है और पैटर्नल अंकल जो है वो सिजोफ्रेनिया के शिकार है। तो आइए एक हम फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे इमेजिन करो कि मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब उनके 3 बच्चे हैं, जो कि जिसमें 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, ठीक है। तो जो भी मेल्स होते हैं उनको हम स्क्वायर से दिखाते हैं और साइड में लिखा भी जाता है कि मेल है तो स्क्वायर से शो किया गया है, ठीक है। सर्कल से हम फीमेल्स को शो करते हैं और जो भी पेशेंट होता है तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे हम लाइनिंग बना देते हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट है, ठीक है। इसके नीचे अगर आपको एज पता है तो आप यहाँ पे एज भी लिख देना कि किसकी कितनी एज है, ठीक है। तो अब मान लो ये बड़े भैया थे उनके, फिर एक छोटा भाई था, फिर उसके बाद सबसे छोटी एक सिस्टर थी, ठीक है। तो ये एज है ऐसे, ठीक है। अब मान लो ये बड़े भैया की शादी हुई थी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर वो बता रहे तो ठीक है, नहीं तो हमें तो मेनली पेशेंट का देखना है। पेशेंट कौन है? ये वाला जो बीच वाला भाई है, ठीक है। इसकी एक वाइफ है, इसको आप इधर साइड लिख लो, ठीक है। एक वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है। ऐसे करके आप बना सकते हो फैमिली ट्री, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पेशेंट आइडेंटिकल है कि पेशेंट कौन है। पेशेंट की एज मान लो 40 ईयर्स है, ठीक है। ऐसे करके आप एज भी लिख सकते हो सबकी, ठीक है। मान लो सिस्टर की 35 है, बड़े भैया की इनकी 42 है, ऐसे करके आप एज यहाँ पे नीचे लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट हमने शो कर दिया है। ऐसे करके फैमिली ट्री बनाया जाता है, ये अप टू 3 जनरेशंस का बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये इनके फादर थे, अब ये हैं और इनके बच्चे, ठीक है। तो हमने 3 जनरेशन का फैमिली ट्री बनाया, जनरली 3 जनरेशन का ही बनाते हैं। नेक्स्ट फिर अब आ जाते हैं हम पर्सनल हिस्ट्री पे, यानी कि अब जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसकी अब पर्सनल हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। जैसे कि बर्थ उसका कैसे हुआ था, नॉर्मल हुआ था, कोई कॉम्प्लिकेशंस थी डिलीवरी के टाइम पे, माइलस्टोन्स नॉर्मल थे, डिलेड थे। जैसे कुछ बच्चों का डिलेड होता है माइलस्टोन, देर से चलना शुरू किए, 2-3 साल की एज में चलना शुरू किए, 3 साल 4 साल की एज में बोलना शुरू किए, तो ऐसा होता है, डिलेड होता है। तो वो भी लिखना होता है यहाँ पे कि हाँ शुरू से ही बच्चा थोड़ा सा डिलेड चल रहा था। नेक्स्ट फिर चाइल्डहुड हिस्ट्री, यानी कि स्कूल के अंदर कैसा बिहेवियर था, रिलेशनशिप कैसा है पेरेंट्स से, सिबलिंग्स के साथ में, डिसिप्लिन और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स तो नहीं है बच्चे को। नेक्स्ट फिर एजुकेशनल हिस्ट्री लेंगे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा था, बच्चा कैसा था, एनी ड्रॉप आउट और फेलियर, यानी कभी फेल हुआ था या फिर पढ़ाई छोड़ दी बीच में, ऐसा कुछ कभी हुआ था। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री क्या होती है, जैसे कि मान लो उसकी टाइप ऑफ जॉब क्या है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट जॉब है, वर्क परफॉर्मेंस कैसा है वहाँ पे, वो जॉब में कैसा है, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है वर्क प्लेस में, ऐसा कुछ तो नहीं है। नेक्स्ट फिर मैरिटल और सेक्सुअल हिस्ट्री, यानी कि एज एट मैरिज, शादी कब हुई थी, कैसे मतलब आपस में जो उनका जीवन साथी है उसके साथ में सही रिलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बच्चे कितने हैं, फैमिली लाइफ कैसी है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंस्ट्रुअल एंड रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, यानी कि ये फीमेल्स के लिए सिर्फ लिया जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा है, रेगुलर है, इरेगुलर है, प्रेगनेंसी हुई थी या कोई प्रॉब्लम है, पोस्टपार्टम कोई साइकेट्रिक सिम्टम्स थे, पोस्टपार्टम डिप्रेशन काफ़ी होता है, तो उसके बारे में हिस्ट्री ली जाएगी। ये फीमेल्स के लिए, ठीक है, सिर्फ फीमेल्स के लिए लिया जाता है। सब्सटेंस यूज हिस्ट्री, यानी कि अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज कोई नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो कितने ड्यूरेशन से कर रहा है, कितना अमाउंट में कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी में कर रहा है, यानी कि कितनी बार कर रहा है एक दिन के अंदर, उसमें कितना अमाउंट है और कब से कर रहा है वो, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी।
प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी यानी कि हाउ द पेशेंट वॉज बिफोर इलनेस, यानी कि जब से ये प्रॉब्लम हुई है उसके पहले पेशेंट कैसा था, उसका एटीट्यूड कैसा था, सोशल बिहेवियर कैसा था, हैबिट्स कैसी थी, टेम्परमेंट का लेवल क्या था, गुस्सा उस्सा आता था कि नहीं आता था, हॉबीज क्या थी पहले, ये सब चीजों के बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट फिर अब हम आते हैं सेकंड जो तरीका है हमारा मेथड, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसे MMSE शॉर्ट में बोला जाता है, ये भी याद रखना, कई बार ऐसा फुल फॉर्म ही पूछा गया है बेसिक एकदम 1 नंबर के अंदर। आज की वीडियो में बस हम यही 2 चीजें पढ़ेंगे, हिस्ट्री टेकिंग और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वाली लेक्चर में इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, उसमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और हम इंटरव्यू टेक्निक को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MMSE इज वाइडली यूज्ड टूल फॉर असेसिंग कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि इसके अंदर हम बस कॉग्निटिव फंक्शन को ही असेस कर सकते हैं, यानी कि इंसान का जो भी इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसका जो भी सोचने समझने की क्षमता है, वो इसमें असेस किया जाता है। It is a brief structured test that evaluates different cognitive abilities, यानी कि एक पूरा स्ट्रक्चर्ड टेस्ट होता है जिसके अंदर हम अलग अलग जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, जैसे कि रिकॉल हो गया, अटेंशन हो गया, या कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है पेशेंट का, वो सब चीजें, लैंग्वेज वगैरह इसके अंदर असेस किया जाता है। एक पूरा स्ट्रक्चर्ड टेस्ट टाइप का होता है, यूज फॉर स्क्रीनिंग डिसऑर्डर्स सच एज डिमेंशिया एंड डिलीरियम को असेस करने के लिए यूज किया जाता है जनरली। इसमें टोटल स्कोर होता है 30 मार्क्स का, ठीक है, 30 मार्क्स का टोटल स्कोर रहता है, जो भी डिवाइडेड होता है 5 कैटेगरीज के अंदर, यानी कि ओरिएंटेशन होता है पहले 10 मार्क्स का, फिर रजिस्ट्रेशन होता है 3 मार्क्स का, देन फिर अटेंशन होता है और कैलकुलेशन 5 मार्क्स का, देन रिकॉल 3 मार्क्स का, एंड देन लैंग्वेज 9 मार्क्स का। अभी हम इसको समझेंगे कि ओरिएंटेशन के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे होता है, पूरा एकदम प्रॉपर समझेंगे। अब बस अभी इतना सा लर्न कर लो कि टोटल स्कोर 30 मार्क्स है, ओरिएंटेशन 10 मार्क्स का होता है, रजिस्ट्रेशन 3 मार्क्स का है, अटेंशन और कैलकुलेशन 5 मार्क्स का है, रिकॉल 3 मार्क्स का है और लैंग्वेज 9 मार्क्स का है। अभी हम समझेंगे इसके अंदर कैसे हम मार्क्स प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी कि पेशेंट अवेयरनेस कैसा है, वो अपने आसपास से अवेयर है कि नहीं है। तो इसके अंदर हम 10 क्वेश्चन पूछते हैं, 10 मार्क्स का है तो 10 क्वेश्चन पूछते हैं, 10 में से जितने आंसर सही देता है पेशेंट उतने नंबर उसे हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 क्वेश्चन इसमें टाइम से पूछे जाते हैं और 5 प्लेस से। तो आप टाइम से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, आज कौन सी डेट है, आज कौन सा डे है, यानी कि मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये डे पूछ सकते हो, डेट पूछ सकते हो, उसके बर्थ का ईयर पूछ सकते हो, कब वो पैदा हुआ था। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आपकी किस सीजन में मैंगोज ग्रो करते हैं, किस सीजन में आम आते हैं, ठीक है। इन विच मंथ रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड, ऐसे भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, मतलब जो जनरल क्वेश्चन है जो सबको पता होने चाहिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लेस से आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे आप उससे पूछो कि आप अभी इस टाइम कहाँ पर हो, ठीक है, वो बताएगा हॉस्पिटल में है, क्लिनिक में है, या जो भी हो वो बताएगा, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा। या ऐसे पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन कि मान लो आप किस हॉस्पिटल से आप इलाज करवा रहे हो, कहाँ से आपका इलाज चल रहा है, ये क्वेश्चन हो सकता है। या आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि आप इस टाइम किस फ्लोर पर खड़े हो, तो वो बताएगा कि हाँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, सेकंड फ्लोर पे हूँ या ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं प्लेस से। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपका होम टाउन कहाँ है, आप कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है। इन विच कंट्री यू लिव, एकदम बेसिक क्वेश्चन कि आप किस कंट्री के अंदर, किस देश के अंदर आप रहते हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें से अगर मान लो 8 क्वेश्चन सही बताता है, 8 क्वेश्चन अगर सही है तो 8 मार्क्स उसको हम दे देंगे, ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट फिर आता है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में क्या किया जाता है, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के नाम बताए जाते हैं जो कि आपस में रिलेटेड नहीं होते। आप ऐसे नहीं बोल सकते पेन, पेंसिल, पेपर, ये क्या है, तीनों ही पढ़ने की चीजें हैं, आपस में रिलेशन है इनका, तो ये 3 वर्ड नहीं बोल सकते आप। कुछ भी अलग अलग, जैसे एक फ्रूट का नाम बोल दिया आपने एप्पल, एक मान लो कोई ऑब्जेक्ट है टेबल का नाम बोल दिया आपने, और पेनी यानी कि
पैसा। ठीक है, तो ये आपस में ये सब रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड है ना। तो ऐसे 3 नाम आप बताओ और पेशेंट से कहो कि आप इसे रिपीट करो, मैंने क्या बोले थे। ठीक है, उसे 1 या 2 बार आप बता सकते हो, 2-3 बार भी अगर वो रिपीट करवाता है कि नहीं मुझे नहीं समझ में, आप 1 बार और रिपीट कर दीजिए, तो आप रिपीट कर देना, दोबारा से पूछना कि एप्पल, टेबल, पेन, और उसे बोलो अब रिपीट करो पेनी। ठीक है, तो अब रिपीट कर लिया, अगर मान लो पेशेंट तीनों रिपीट कर दिया तो 3 मार्क्स दे देंगे पूरा, और अगर मान लो 2 ही रिपीट कर पाया तो 2 मार्क्स देंगे। टोटल ये 3 मार्क्स का रहता है। नेक्स्ट फिर होता है अटेंशन एंड कैलकुलेशन। अटेंशन एंड कैलकुलेशन क्या होता है, 5 मार्क्स का रहता है। ठीक है, 5 मार्क्स का होता है। इसके अंदर हम पेशेंट का अटेंशन और उसका कैलकुलेशन चेक करते हैं। एकदम बेसिक सा आप क्वेश्चन बोलो पेशेंट से कि आप 100 में से 10 को माइनस करो 5 बारी। ठीक है, ऐसे बोलो ना, आपकी 100 में से 10 को घटाइए आप 5 बार, मतलब पहले वो घटाएगा तो बताएगा आपको 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50। अगर वो मान लो पूरा आपको सही बता देता है पांचों बारी, तो आप उसे पूरा 5 नंबर दे देना। अगर 1-2 बार बता के वो गलत, फिर डिस्टर्ब हो गया, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि उसका अटेंशन लेवल सही नहीं है, तो आप उसे 2 नंबर देके हटा दोगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो पेशेंट से कि आप कोई भी 5 लेटर के वर्ड को बोलो और उसे कहो कि आप इसे रिपीट करो उल्टा। ठीक है, तो जैसे ये वर्ल्ड वर्ड है, ठीक है, वर्ल्ड को आप रिपीट करने को बोलो। अगर पेशेंट ऐसे बोल लेता है कि DLROW, तो उसे पूरे मार्क्स दे दो। अगर सिर्फ 1-2 बोल पा रहा है तो जितना बोलेगा उतना नंबर दे देना है। नेक्स्ट फिर होता है रिकॉल। रिकॉल में यानी कि जो हमने पहले पेशेंट को बताए थे 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम जो कि आपस में अनरिलेटेड थे, अब उनको दोबारा से पेशेंट से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर वो बता लेता है तो यानी कि उसका रिकॉलिंग पावर सही है, मेमोरी उसकी सही है, तो उतना दे देना है। अगर तीनों बता दिया 3 मार्क्स दे देना है। टोटल ये 3 मार्क्स होता है। अगर मान लो 2 ही बता पाया तो 2 मार्क्स देना है, 1 बता पाता है तो 1 ही मार्क्स देना है, ऐसे करके। नेक्स्ट फिर है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के अंदर हम नेमिंग करवाते हैं, यानी पेन को दिखा के, वॉच को दिखा के पेशेंट से हम पूछेंगे ये क्या है, इसका क्या नाम है। अगर बता लेता है कि हाँ ये पेन है, ये वॉच है, तो आप उसे 2 मार्क्स दे देना पूरे। फिर रिपीटिशन, यानी कि अब पेशेंट को हम कोई भी फ्रेज कहेंगे बोलने को, जैसे नो, इफ, बट, ऐसे करके फ्रेज कहेंगे, रिपीट करो आप। अगर रिपीट कर लेता है तो 1 मार्क्स दे देंगे। अब फिर उसके बाद 3 स्टेप्स कमांड होती है। इसके अंदर 3 वर्बल कमांड दी जाती है 3 स्टेप्स में, यानी कि जैसे उसे एक पेपर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा टेबल पे कि टेक दिस पेपर, इस पेपर को उठाओ, फोल्ड करो दूसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में इसको जमीन पे वापस रख दो। ठीक है, तो अगर ये तीनों स्टेप फॉलो कर लेता है तो उससे 3 मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर मान लो सिर्फ एक ही स्टेप फॉलो करता है, उठा लेता है पेपर, फोल्ड नहीं करता है, तो 1 मार्क्स। अगर फोल्ड कर लेता है तो 2 मार्क्स, पर जमीन में नहीं रखता तो। ठीक है, ऐसा करके। नेक्स्ट फिर रीडिंग, राइटिंग और कॉपिंग का डिजाइन। ठीक है, तो ये 3 काम कराया जाता है, ये तीनों ही 1-1 मार्क्स का होता है। तो टोटल लैंग्वेज आपका होता है 9 मार्क्स का। ठीक है, 9 मार्क्स में कैसे डिवाइड है, 2 नंबर आपका नेमिंग में, 1 नंबर रिपीटिशन में, 3 नंबर 3 स्टेप कमांड में, और 3 नंबर आपका रीडिंग, राइटिंग और कॉपिंग का डिजाइन। ठीक है, तो अब इसमें रीडिंग में क्या करेंगे, हम एक छोटा सा कमांड लिख देंगे और उसे कहेंगे आप इस कमांड को पढ़ के फॉलो करो। ठीक है, जैसे लिखा है क्लोज योर आईज, एक पेपर पे आप क्लोज योर आईज या अपनी आंखें बंद करो, जो भी लैंग्वेज पेशेंट समझता है तो वो लिख के आप उसे दो, और अगर वो फॉलो कर लेता है उस कमांड को तो उसे 1 नंबर दे दिया जाएगा। फिर राइटिंग के लिए आप एक बेसिक सा सेंटेंस बोलेंगे पेशेंट को लिखने के लिए कि हाँ आप कहाँ रहते हो, अपना एड्रेस पूरा लिख के बताओ हमें। ठीक है, ऐसे बेसिक सी चीज लिखने को बोलेंगे, अगर लिख लेता है तो 1 नंबर दे देना है। नेक्स्ट फिर कॉपिंग का डिजाइन। अब पेशेंट को एक पेपर पर एक पेंटागन बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि 5 साइड वाला एक एक फिगर बनाया जाएगा और उसे कॉपी करने के लिए बोला जाता है। अगर कॉपी कर लेता है तो 1 नंबर दे देंगे। ये कैसा फिगर होगा, जैसे कि ये बता देता हूँ मैं आपको। पेंटागन ऐसे आप बना के एक पेपर में पेशेंट को दे दोगे, अगर वो हूबहू ऐसे ही कॉपी कर लेता है तो उसे 1 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 9 मार्क्स। अब यहाँ पे हम स्कोरिंग समझते हैं कि कौन सा नॉर्मल है, कौन सा थोड़ा सा माइल्ड डेविएशन है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। ठीक है, अगर मान लो इसका स्कोर आता है
पूरा कैलकुलेशन मतलब पूरा यहाँ पे आप ओरिएंटेशन से कैलकुलेट करोगे पेशेंट का, और जितना भी स्कोर आता है वो अगर 24 से 30 की रेंज के अंदर है तो यानी कि पेशेंट नॉर्मल है, ठीक है। और अगर 18 से 23 के बीच में है यानी कि माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, यानी कि थोड़ी सी उसको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेंटली और थोड़ा उसे डिस्टरबेंस है। नेक्स्ट फिर अगर 10 से 17 के बीच में रहता है तो उसमें मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, या फिर 10 से कम रहता है तो उसके अंदर सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, यानी कि उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये था स्कोरिंग। अब नेक्स्ट हम लेक्चर करेंगे जिसके अंदर हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू टेक्निक को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हो उसकी अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।